उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, डोईवाला से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर डोईवाला शुगर मिल में गणतंत्र दिवस पर हुए कार्यक्रम में बड़ा हादसा हो गया। कार्यक्रम में गार्ड की बंदूक से चली अधिशासी निदेशक को गोली दिनेश प्रताप सिंह को लग गई है। हैरानी की बात यह है कि गोली लगने की जानकारी डीपी सिंह ने किसी को नहीं दी और दर्द को छिपाकर संविधान की परंपरा को निभाते हुए गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को पहले संपन्न कराया। घायल अवस्था में ही उन्होंने ध्वजारोहण भी किया, लेकिन फिर कार्यक्रम के बाद मामला सामने आते ही शुगर मिल में हड़कंप मच गया और आरोपी सुरक्षा गार्ड सुभाष वर्मा को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया और घायल डीपी सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। डोईवाला शुगर मिल में गणतंत्र दिवस पर हुए कार्यक्रम में यह हादसा। कार्यक्रम में गार्ड की बंदूक से चली गोली अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप सिंह को लगी है। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। सत्येंद्र, इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई है ये तो बताइएगा ही, फिलहाल ये बताइए कि उनकी हालत अभी फिलहाल कैसी है अधिशासी निदेशक की। बिल्कुल नलिनी, मैं आपको बता दूं क्योंकि ये मामला आज गणतंत्र दिवस के दौरान उस समय का है जब ध्वजारोहण करने के लिए पीसीएस अधिकारी डोईवाला की जो शुगर मिल है वहां पहुंचे थे। अब जैसे ही ध्वजारोहण करने का कार्यक्रम शुरू हुआ था उससे पहले ही जो वहां पे गार्ड है उसके जो बंदूक है उससे गोली चली है। गनीमत ये रही कि ये गोली डायरेक्ट जो अधिकारी है उन पर नहीं लगी, उनके ऊपर बताया जा रहा है कि उनके हाथों में और उनके पांव में कुछ गोली के कुछ छर्रे लगे हैं, जिनकी अभी अस्पताल में जिनको भेजा गया है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का 10 फरवरी तक कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही सरकार ने 5 फरवरी से विधानसभा का सेशन भी बुला लिया है, यानी कि यूसीसी का रास्ता लगभग साफ हो गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड अब धरातल पर उतरने वाला है। गुरुवार को सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्यालय 10 फरवरी तक के लिए बढ़ाया और शुक्रवार को बजट सेशन बुलाने से पहले ही 5 फरवरी से विधानसभा का सेशन भी बुला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने बयानों में इसका संकेत दे चुके थे। सूत्रों की माने तो ड्राफ्टिंग कमेटी 2 फरवरी को सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपेगी और 5 फरवरी से होने जा रहे विधानसभा सेशन में सरकार इसे सदन में रख देगी। लगभग यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उसका संकलन करने के लिए कुछ अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कुछ समय और उनको चूँकि काम करना है इसलिए 15 दिन का समय बढ़ाया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है और ड्राफ्ट मिलते ही हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत हो गया है। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक सत्र चलेगा। इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है और हम इस सत्र को पूरी तरह से अच्छे से चलाएंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाएंगे। इस सेशन में यूसीसी के अलावा सरकार राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक भी पास कराने जा रही है। ये विधेयक पिछले विधानसभा सेशन में कुछ खामियों के कारण प्रवर समिति को भेज दिया गया था। देखिए 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक विधानसभा सत्र को हमने आहूत किया है और आप जानते हैं कि ये सत्र का हमने सत्रावसान नहीं किया था। ये इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारे सामने 2 बहुत ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने थे। एक यूसीसी को लेके और दूसरा जो हमारे आंदोलनकारी रहे उनके क्षैतिज आरक्षण को लेकर। सरकार ने सितंबर 2023 में स्थगित किए गए विधानसभा सेशन को ही विस्तारित किया है। दूसरी ओर विधानसभा सेशन की घोषणा होते ही यूसीसी सब कमेटी भी शुक्रवार को दिन भर अपने ऑफिस में डटी रहेगी। सूत्रों की माने तो कमेटी ड्राफ्ट को फाइनल टच दे रही है। टिहरी से सौरभ सिंह के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देश भर में आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। देहरादून परेड ग्राउंड में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया और पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स के परेड की सलामी भी ली। इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहे। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक झांकियां भी प्रदर्शित की गई।
झांकी में सूचना विभाग को पहला, ग्राम्य विकास विभाग को दूसरा और उद्यान विभाग को तीसरा स्थान मिला। जबकि परेड के लिए सीआरपीएफ को पहला, आईटीबीपी को दूसरा और उत्तराखंड महिला पुलिस को तीसरा स्थान मिला। इस मौके पर गढ़वाल राइफल बैंड, उत्तराखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने ब्रास बैंड ने आकर्षक प्रस्तुति दी। और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक 40वीं वाहिनी महिला दल प्लाटून कमांडर रीना नेगी। प्लाटून कमांडर राम बहादुर मौर्य के नेतृत्व में उत्तराखंड होमगार्ड्स का दस्ता ससम्मान मंच की ओर देखते हुए और प्रांतीय रक्षक दल पुलिस की गौरवपूर्ण। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से देहरादून में गणतंत्र दिवस मनाया गया। परेड की सलामी ली है, रंगारंग प्रस्तुतियां भी इस दौरान देखने को मिली हैं। पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स उस वक्त परेड करते हुए नजर आए। धूमधाम से 75वां गणतंत्र दिवस मना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए स्वाधीनता सेनानियों के त्याग बलिदान को याद भी किया। उन्होंने कहा, गणतंत्र दिवस का दिन देशभक्तों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा देता है। 2025 तक सरकार की कोशिश है उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में लाया जाए। गणतंत्र दिवस की मैं सबसे पहले तो सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और इस बार बड़ा सुखद संयोग है कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए हैं। निश्चित रूप से हम सभी भारतीय उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो थीम महिलाओं को आगे बढ़ाने की है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर संभव प्रयत्न और प्रयास किए गए हैं। पिछले अगर हम 9.5 वर्षों का उनका कालखंड देखेंगे तो हर क्षेत्र में, चाहे आज अपनी मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाने की योजना हो या नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के अंदर पास कराना हो, हर क्षेत्र में मातृशक्ति को समर्पित रहा है। और देहरादून में बीजेपी ऑफिस में भी तिरंगा फहराया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ध्वजारोहण किया और नेताओं ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, सीएम पुष्कर सिंह धामी ध्वजारोहण करते हुए और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। और टिहरी में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पीआईसी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली और इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां निकाली गई, स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। वहीं पर प्रभारी मंत्री ने कहा, अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हर तरफ उत्साह और खुशी है और जिस तरह हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही हम राम मंदिर की वर्षगांठ भी उसी खुशी और उत्साह के साथ मनाएं। उस दिव्य और भव्य मंदिर में मैं ये कह सकता हूँ कि हर वर्ष जैसे हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसकी भी वर्षगांठ उसी खुशी के साथ हम मनाएं और भगवान श्री राम सब पे कृपा बना करके, ये मैं सबसे। रुद्रपुर में कैबिनेट मंत्री और उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली और इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कानून और नकल कानून भावी सरकार ने बनाया है। धर्मांतरण कानून अगर हम बनाया तो धामी सरकार ने बनाया। पहले जो बच्चे नकल करते थे वो पास हो जाते थे, ब्रिड बच्चा रह जाता था। सख्त नकल कानून बनाने का काम किया है तो धामी सरकार ने किया है। शहीदों के आश्रितों को नौकरी को सुनिश्चित करने का काम किया है तो धामी सरकार ने किया है।
हरिद्वार की पुलिस लाइन रोशनाबाद में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी भी ली। साथ ही पुलिस कर्मियों को भारतीय गणतंत्रता दिवस का संकल्प भी याद दिलाया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्रों ने राष्ट्रीय गान एवं देशभक्ति से परिपूर्ण रंगारंग प्रस्तुतियां दी हैं। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन स्वतंत्रता सेनानियों को, संविधान निर्माताओं को और राज्य आंदोलनकारियों को नमन करने का दिन है। और आज ही के दिन संविधान लागू किया गया, तो संविधान की रक्षा हमें करनी है। चंपावत में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां पर पुलिस लाइन में प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने तिरंगा फहराया। इसके साथ ही उन्होंने परेड की सलामी भी ली और इस मौके पर रेखा आर्य ने कहा कि संविधान से देश के आम आदमी को ताकत मिली है। साथ ही देश को एक सूत्र में बांधने से संविधान की अहम भूमिका रही है। और रुड़की में विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर कार्यालय में पहली बार गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शास्त्री ने ध्वजारोहण किया। शादाब शम्स ने कहा, गणतंत्र दिवस पर पहली बार दरगाह कार्यालय पर ध्वजारोहण किया है। अब यहां स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों पर हमेशा झंडा फहराया जाता रहेगा। आज दरगाह में भारत माता के जयकारे लगे हैं, जो कि अपने आप में एक नजीर हैं। आज मैं अभिभूत हूँ कि जब मुझे पता चला कि गणतंत्र दिवस में या स्वतंत्रता दिवस का यहाँ पे कोई झंडा नहीं फहराया गया पिछले 70-75 वर्षों से, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और हम लोगों ने तय किया कि हम लोग उन सौभाग्यशाली लोगों में शामिल होंगे जो इसके चश्मदीद गवाह बनेंगे। और आज मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि मुझे इस तिरंगे को पीरान कलियर दरगाह पीरान कलियर शरीफ में लहराने का मौका मिला। पिथौरागढ़ में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पुलिस लाइन में डीएम रीना जोशी ने तिरंगा फहराया। इसके साथ ही पुलिस के जवानों ने बेहतरीन परेड का प्रदर्शन भी किया। डीएम ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी रक्षा संविधान करता है। पुलिस लाइन में विभिन्न विभागों ने विकास पर आधारित झांकियां भी निकाली हैं। बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रही, नेशनल गेम्स में। उत्तराखंड हाईकोर्ट में कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनोज तिवारी ने ध्वजारोहण किया है और इस दौरान दूसरे जजों के साथ वकील भी मौजूद रहे। झंडारोहण के बाद सभी लोगों ने देश की अखंडता, प्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र स्थापित करने की प्रतिज्ञा ली और राष्ट्र की एकता और अखंडता का संकल्प भी लिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी पतंजलि योगपीठ में झंडा फहराया और इस दौरान रामदेव ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। और अब आपको अच्छी तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह से आज उत्तरकाशी, चमोली, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, रुड़की और नैनीताल में गणतंत्र दिवस मनाया गया। जगह जगह झंडारोहण किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और लोगों ने एक दूसरे को रिपब्लिक डे की बधाई भी दी। जगह जगह फहराया गया तिरंगा। उत्तरकाशी, चमोली, कोटद्वार की तस्वीरें देख रहे हैं आप, रुद्रप्रयाग, रुड़की, नैनीताल की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर ध्वजारोहण हुआ है। और चलिए अब रुक करते कुछ और खबरों का। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार तय करने के लिए पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई है। स्टेट इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स के साथ कमेटी ने दावेदारों से भी मुलाकात की। मीटिंग में कमेटी के चेयरमैन भक्त चरण दास, करण माहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत, गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। चेयरमैन भक्त चरण दास ने कहा कि सभी सीटों पर दावेदारों के नामों पर पहले स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा होगी, उसके बाद ये नाम सीईसी में जाएंगे और इस पूरे काम में 15 फरवरी तक का वक्त लगेगा।
वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि महिला युवा सभी दावेदारी कर रहे हैं, इससे उत्साह काफी दिख रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी में उसको डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर वन से जो इनानिमिटी होता है वो सारे सीट क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी से ऊपर हम सीईसी को भेजते हैं क्लियरिफिकेशन के लिए, और जो कुछ बचेगा, जहाँ 2 नाम 3 नाम रहेगा, तो वो चर्चा होगा सीईसी में, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में। दावेदार हो रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के पक्ष में लोग समझते हैं कि जीतने की संभावनाएं बन सकती हैं, और युवा और महिलाओं को आगे आना चाहिए, और कोशिश करेंगे लोग सब मिल करके जो है। 28 जनवरी को कांग्रेस का विराट कार्यकर्ता सम्मेलन अब देहरादून के बन्नू स्कूल के ग्राउंड में होगा, और शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, सह प्रभारी दीपिका पांडे ने तैयारियों का जायजा लिया। कांग्रेस के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में 10,000 से ज्यादा बूथ कार्यकर्ता पहुंचेंगे। करण माहरा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने भले ही परेड ग्राउंड न दिया, लेकिन प्रोग्राम सफल होगा। तो देश में समय चल रहा है, उधर दलित के बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए उन्होंने परेड ग्राउंड नहीं दिया, तो बीजेपी पूरी तरीके से तानाशाही में उतर गई है। लोकतंत्र की हत्याओं कहीं नहीं छोड़े। 10 सालों में 9 से ज्यादा जनता की चुनी हुई सरकारें इन्होंने गिराई है, जो इस बात का सबूत है कि बीजेपी का लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है, और वो तानाशाही रवैये से अपना शासन चलाना चाहते हैं। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने 117 मॉडर्न मदरसों में रामायण पढ़ाने का फैसला किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मदरसों में रामायण को पढ़ाया जाएगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा, प्रभु श्री राम का चरित्र मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी जाने और उनके किरदार को अपने जीवन में अपनाएं। इसी उद्देश्य के साथ मदरसों में रामायण पढ़ाया जाएगा। कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और उसके बाद क्या चाहते हैं? उन्हें ना पढ़ाएं तो किसे पढ़ाएं? औरंगजेब को पढ़ाएं। उस औरंगजेब को जिसने अपने बाप को सलाखों के पीछे डाल दिया, उस औरंगजेब को पढ़ाएं जिसने दारा सिक्को अपने सगे भाई की गर्दन उतार दी कि मुझे कैसे सत्ता में मैं पहुंचूं। हम पढ़ाएंगे मोहम्मद साहब को, हम सहाबाओं को पढ़ाएंगे, और सहाबाओं के साथ हम श्री राम को पढ़ाएंगे, और वो पढ़ाएंगे जो मैं अपने बच्चों को बनाना चाहता हूं। और क्योंकि श्री राम का वजूद, मुझे लगता है कि श्री राम के बिना देश अधूरा है, और श्री राम पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। श्री राम हमारे भी हैं राम। और मुझे लगता है कि जब हमारे हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे? हमारे बच्चे पढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 फरवरी का अयोध्या का दौरा स्थगित हो गया है। सीएम धामी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले थे, लेकिन अब 10 फरवरी के बाद अयोध्या जाएंगे और अपने मंत्रियों के साथ भगवान राम के दर्शन करेंगे। सीएम ने कहा, अयोध्या में अभी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और वीआईपी मूवमेंट होने से लोगों को काफी दिक्कत होगी। देखिए, अभी चूंकि अयोध्या में श्रद्धालुओं का, भक्तगणों का, राम भक्तों का, राष्ट्र भक्तों का बहुत बड़ी संख्या में आना हो रहा है, और ऐसे समय में चूंकि हम लोग भी वहाँ पर अभी जाएंगे तो थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में परेशानी होगी। इस नाते हम लोगों ने तय किया है कि हम 10 फरवरी के बाद पुनः अपना कार्यक्रम फिर से बनाएंगे। पिथौरागढ़ से नियमित हवाई सेवा का दावा एक बार फिर से कोरा साबित हो गया। पहले 26 जनवरी से नियमित हवाई सेवा शुरू करने का भरोसा दिलाया गया था, बावजूद इसके हवाई सेवा शुरू करने के दावे पूरी तरीके से हवाई साबित हुए। देखिए रिपोर्ट। बीते 3 सालों में नैनी सैनी एयरपोर्ट से प्लेन उड़ाने के कई बार दावे किए गए, लेकिन अभी तक हर दावा पुराने दावे की तर्ज पर ही धाराशाही भी हो रहा है। 3 सालों से बंद पड़ी हवाई सेवा को क्षेत्रीय विधायक के आंदोलन के बाद 26 जनवरी से शुरू करने का दावा किया गया था। दावे को हकीकत में बदलने के लिए 2 बार ट्रायल लैंडिंग भी कराई गई। बावजूद इसके नतीजा 0 ही रहा।
हालात तो ये है कि कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर पिथौरागढ़ की हवाई सेवा शुरू कब होगी। ये बात अलग है कि विपक्ष को इस मुद्दे ने राजनीति करने का एक मौका जरूर दे दिया है। किन्हीं कारणों से ये सरकार जहाज नहीं उड़ा पाती है तो इनके खिलाफ हम पुनः जनपद में आंदोलन शुरू करेंगे और इस आंदोलन को गांव-गांव जाकर सरकार के खिलाफ, इसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। नैनी सैनी एयरपोर्ट से फ्लाइंग विंग एयरलाइंस को प्लेन उड़ाने का जिम्मा दिया गया है। महीनों पहले दावा किया गया था कि फ्लाइंग विंग एयरलाइंस से 19 सीटर प्लेन भी खरीद लिया है। बावजूद इसके पेच कहां फंसा है किसी को नहीं पता। ये बात अलग है कि क्षेत्रीय सांसद को हर कीमत पर हवाई सेवा शुरू होने का भरोसा है। उन्होंने दावा किया है कि कोहरा छटने के बाद कभी भी प्लेन उड़ सकता है। जो हमारी ये नया क्राफ्ट आया है और इसके जो पायलट है उसके भी हिल आवर जो 100 आवर होने हैं वो पूरे हो चुके हैं और इसलिए आने वाले समय में जिस दिन विजिबिलिटी का जो एक समस्या है, कुछ दिनों में समस्या का समाधान की तरफ भी हम जाएंगे, मगर मुझे लगता है कि लगभग फ्लाइट हमारी वहाँ लैंड होगी। नैनी सैनी एयरपोर्ट को 4 साल का लाइसेंस DGCA पहले ही जारी कर चुका है, यानी एयरलाइंस एयर की टीम भी 43 सीटर प्लेन उड़ाने के लिए एयरपोर्ट का निरीक्षण कर चुकी है। फिर भी प्लेन उड़ाने को लेकर तारीख पर मिल रही तारीखों से लोग जरूर निराश हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रामनगर वन प्रभाग ने कॉर्बेट फॉल में गणतंत्र दिवस के दिन साइकिल ट्रैक का शुभारंभ कर दिया है। यहां पर पर्यटकों को कॉर्बेट फॉल तक जाने के लिए 2 किलोमीटर ट्रैक में साइकिलिंग का अनुभव मिल सकेगा, जो कि जंगल के बीच में है। इसके लिए पहले चरण में 10 साइकिल ली गई हैं, जिनका प्रति व्यक्ति किराया 50 रुपए निर्धारित किया गया है। कॉर्बेट फॉल के पास साइकिलिंग का अनुभव कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाहर एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी, जिसका आनंद पर्यटक उठा सकेंगे। ये हमारा कॉर्बेट फॉल में आज शुरू हुआ है, एक नया एक्टिविटी शुरू किया है और इसमें क्योंकि पहले से ही बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इस एरिया में, तो इसको अभी थोड़ा रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। साथ में कुछ नया एक्टिविटीज़ भी उसको जोड़ा जाए ताकि टूरिस्ट को, जो पर्यटक है, उनको थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस मिले। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।